इसको क्या आप YouTube में अपलोड करेंगे? क्योंकि व्हाट इज द रीजन इज दैट ये बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं, तो हमको आपको क्या अच्छा ये ठीक रहेगा कि हम कंटिन्यू कीजिए सर, थैंक यू। ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आलोक जी से डिस्कशन कर रहे थे कि आज हम क्लास में एक डिस्कशन से बेहतर लेट मी मेक इट इन ओपन हाउस। ओपन हाउस में कि आप लोग यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फिर एनी क्वेरीज आपके करियर ओरिएंटेड या टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड द मैनेजमेंट। एक चीज और है कि जैसे लाइक ओपन इतना अपने ओपनली जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए सभी लोगों को कहा है, तो क्या होता है ना कि फॉरेन में हम भी एक दो सेमिनार या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह या मीटिंग्स वगैरह होते, प्रणाम सर, तो वो सारी चीजें जो है सिंगापुर या कहीं से भी जब भी प्रोग्राम्स होते हैं तो सभी लोग जब क्वेश्चन आंसर करते हैं ना तो वो वीडियो ऑन रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट से कि वीडियो अपना ऑन कर लें और सर से इंटरेक्ट करें और अपना क्वेश्चन रखें। सर जब आंसर करेंगे तब आप लोगों को बहुत बेटर समझ में आएगा। प्लीज इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज ओपन योर वीडियो एंड रेज योर क्वेश्चन। एम आई राइट सर? That's good. It's a good suggestion, Alok. It's true कि जब आप अपने वीडियो रखेंगे तो आप आई टू आई कांटेक्ट भी होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो कि आपके क्वेश्चन है इसे इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड और आपको भी अंडरस्टैंड व्हेन आई एक्सप्लेन इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल। तो मेक इट इज अ गुड सजेशन। थैंक्स आलोक। तो इस तरह का अगर कोई ओपन हाउस डिस्कस, अगर आपको कुछ ऐसा चीज जो कि आप जानना चाहते हैं तो आई विल लव टू शेयर विद यू ऑल। और जैसे हमने अभी जस्ट बताया कि ये जो सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री का है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, समवन इज नॉकिंग एट आई एम सो, क्योंकि आई एम अलोन एट होम और समवनस नॉक देन आई हैव टू ओपन द डोर। एनीवे, कि आप एज आई सेड किसी से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड मैनेजमेंट, लेकिन टूरिज्म सब्जेक्ट इज अ वेरी प्रैक्टिकल। और क्योंकि जब आप उसके पर्टिकुलर जब टूर ऑपरेटर जो होते हैं जो ऑपरेशनल सेक्शन पे होता है, तो वो ऑपरेशनल सेक्शन बंदा जो है ही नोज एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी ऑफ द प्लेसेस दैट यू आर ट्रैवलिंग। क्योंकि जब आप ऑपरेशनल चार्ज पे हैं और यदि आप किसी ग्रुप के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप कहीं पे स्टक हो जाए और अगर आप ऑफिस से फोन करें कि हम इस एरिया में परेशानी हो रही है, तो ऑपरेशन बंदे को एग्जैक्टली पता ना चाहिए कि आप कहाँ पे है, देन ओनली ही कैन हेल्प यू। और जब आप मॉन्यूमेंट में जाएंगे, कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जब मॉन्यूमेंट में जाते हैं उनको पता नहीं कहाँ से एंट्री करेंगे, कहाँ से एग्जिट करेंगे, कौन सा साइड आपको देखना चाहिए। किस, अगर आप ताजमहल में जाइए अर्ली मॉर्निंग, आप क्योंकि ताज की जो डोम में जो लाइट्स की रिफ्लेक्शन है हर एक घंटे में चेंज होता है, तो जब आप मॉर्निंग में जाएंगे किस एंगल में आप खड़े रहेंगे तो यू शुड नो कि इस एंगल में रहेंगे तो इट विल परफेक्ट व्यू ऑफ द ताज। यदि आप सनसेट के समय जा रहे हैं बिफोर द सनसेट तो आपको किस साइड में खड़ाना चाहिए, देन यू कैन हैव द व्यू। तो दिस ऑल आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ मोर थ्योरी, तो हम ये सोचे कि लेट्स ओपन हाउस, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल लव टू शेयर विद यू ऑल। और यदि जैसे हम आपको कुछ शेयर अपने एक्सपीरियंस और अपने टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अगर आप कोई एड ऑन करना चाहते हैं सर आप इसको अगर एड ऑन कर लीजिए तो हम लोग के लिए और इंटरेस्टिंग होगा एंड आई विल लव टू डू इट। तो जैसे आलोक जी ने बताया कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, स्विच ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन सी यू एंड इट विल बी ए फेस टू फेस इंटरेक्शन। और इसमें बड़ी इजी कन्वीनियंट होता है आपके सवाल को समझने के लिए, आपको भी मेरा जवाब समझ। ओके, लेट्स डू इट इन ओपन हाउस। Who want to come first? Be a brave. आपका जो भी क्वेश्चन वो आपके मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। धनुष जो है हमारे बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, सभी हैं, बट मैं सबसे फर्स्ट नाम मैंने धनुष इसलिए लिया कि धनुष इज वेरी गुड स्टूडेंट। ही इज फ्रॉम बैंगलोर एंड ये अपनी सारी स्टडीज कंप्लीट बैचलर जो पढ़ाई है ये पूरी बैंगलोर से ही इन्होंने किया। बेसिकली आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग धनुष वेस्ट बंगाल से है ना बेसिकली, राइट धनुष? Yes, I'm here.
Please introduce yourself and please come up with your question. Yes, sir, absolutely, sir. First of all, good afternoon, sir. Jayanta, sir. Good afternoon. I am from Bangalore. I have done my BA in St. Joseph's Evening College. Hello? Okay. Sir, can you hear me, sir? Yes, I can. Yes, I have done my BA in St. Joseph's College, sir. Mm-hmm. And my background is history. Mm-hmm. Dhanush, please open your video if you could. Please. If you can turn on your video so that we can see you as well. Sir, actually, my internet is kind of slow, so if I can't... No problem. I'm so sorry, sir. Oh, no problem. Sir, if you don't mind, I have like couple of questions, sir. Yeah. If I may, with your permission, like it is not related to the teaching, sir. As I really I don't have any doubts regarding your teachings. Mm-hmm. So, like off the topic, can I ask you, sir? Yeah, sure. So, there is basically a small Shiva temple, sir, in Kada, sir. It's in Karnataka, sir. It is a part of Chikmagaluru district. Okay. You know Chikmagaluru district, sir? Sir? Yes. So there is a myth or the legend which says that there is a secret pathway which leads directly to Lord Vishwanath Temple, Kashi. Is it true, sir? Mm-hmm. I just wanted to know, is the myth or the legend true? Like, there's a secret pathway right behind the temple, sir, like in Kalasa. So, have you gone near to the very park where you can see it, or nobody is allowed to go inside the Garbhagudi, sir. Okay. Then let me tell you, earlier days, because the river Saraswati, which was flowing and it was well connected, so people used to, there are lots of temples which has a tunnel, and people used to take the river and they used to go to the another temples and other places because due to the rivers, like in Varanasi, I can tell you, there is a one Kali temple in Varanasi, and it is a part of the old people, but it is said that if you go at the bottom of the temple and there is a path which takes you straight to the river Ganga. Oh, okay, sir. In those days, if there is not a way path where you can go because it takes you to the river. Okay, sir. For any big river, so that people can go up to the river and by the river they can move from that very place to another. Okay, sir. So that may be. Well, I'm not sure what was the purpose. Sometimes they make this story to make this temple more authentic and all the things. And yes, when you have talked about the temple, let me tell you a very interesting thing is that whenever we go to a temple, हमारे जैसे शरीर में 7 चक्रास होते हैं ना, तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी 7 चक्रास होते हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, हमारे शरीर में जो चक्रास होते हैं, जैसे हम मेडिटेशन से वो चक्रास जो है स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम और वो जो है वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली गोज अप एंड गोज अप टू द हेड, जो कि 7 है। जब वो 7वें चक्र में पहुंचता है तो वी कैन सी अवर थॉट्स लाइफ। ओह, ओके सर। इसीलिए जानते हैं बुद्धा जो है, बुद्धा वॉज बॉर्न एज ए हिंदू एंड व्हेन बुद्धा वॉज मेडिटेटेड एंड व्हेन ही वाज मेडिटेटिंग एंड व्हेन ही गॉट एनलाइटनमेंट, उन्होंने जो है अपने पास्ट लाइफ को देखा एंड ही सेड दिस इज माय लास्ट बर्थ because Buddha before he was born as a human being, he was born 550 pounds, क्योंकि हम चाहता थे उनके लाइफ को पहुंचे। यस सर। तो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है वो ऐसी तरह चक्रास होते हैं। आप देखिए जब हम मंदिरों में जाते हैं तो जो द्वार होता है उसको हम टच करते हैं और कहा जाता है कि जो द्वार है तो इसमें हमको पैर नहीं रखना चाहिए, इसको क्रॉस करके रखना चाहिए। यस सर। क्योंकि वो जो है देवी देवता जिसकी भी टेम्पल वो हार्ट होता है। अगर आप चक्रास देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम एनल से कहोगे नेवल, हार्ट, थ्रोट, माउथ, ब्रिज ऑफ द नोज एंड हेड, ये 7 चक्रास है। तो अगर आप टेम्पल आर्किटेक्ट देखेंगे तो जो हार्ट है वो थ्रेशोल्ड है और बाकी जो है वो जमीन के नीचे होता है, टेम्पल के फाउंडेशन में होता है। और जब हम किसी मंदिर में पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता हो,
हम उन मंदिर की पूजा करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, एंड शुड बी क्लॉकवाइज, इट शुड नॉट बी एंटी क्लॉकवाइज, इट शुड बी क्लॉकवाइज। और परिक्रमा करने के बाद हमको हमेशा शिखरा देखना चाहिए, मंदिर के ऊपर पर शिखरा। जब तक आप शिखरा नहीं देखेंगे आपकी जो है पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ओके सर। आप जब देवी देवता को किसी को भी आप बात करेंगे, जैसे आलोक सजेस्टेड कि आप जब बात करेंगे या किसी 1 to 1, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि हमको देवी देवता की चेहरा नहीं देखनी चाहिए, उनकी चरण देखनी चाहिए। इसलिए हर एक मंदिरों में देखिएगा सामने थोड़ा सा चरण होता है, ओके सर। और आने के बाद हम उसके कलश को देखते हैं और तभी जाके हमारा पूजा जो संपूर्ण होता है। और इसीलिए आप देखिएगा विष्णु टेम्पल का जो टॉप पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीकरा, वो हमेशा गोल्ड प्लेटेड होता है, एक्सेप्शन नहीं चाहिए। अगली होगा तो आप आप नहीं देखेंगे, ऑलवेज ये वेल। यस सर। ये भी कंसेप्ट है कि जब आप मंदिरों में जाए तो इट शुड बी प्रोसेस, क्योंकि जब आप वेस्टर्नर के साथ जाएंगे तो उनको देखिए हम लोग जब करते हैं हम लोग एक ही सिखाते हैं। वो कहते हैं यार सभी लोग मंदिर पे जैसे प्रवेश करते हुए स्पेशल को टच नहीं करते, प्रणाम नहीं करते हैं। और बताना पड़ेगा कि कैसा ऐसे होता है, ये जो है आर्ट होता है गॉड एंड गॉडेसेस का, इसको हम लोग टच करके इससे अपने पैन नहीं रखते हैं, इवन भीतर जाते की देवी देवता की पूजा करते हैं। ऐसे मतलब पागल करने का इसलिए अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, वो आके पूछते ये बताओ शिव जी की पूजा देवता से क्यों होता है, किसी और सबसे से क्यों नहीं होता? Yes sir, बिल्कुल, I know sir. Yeah, so there are lots of reasons behind it, or whenever you present such reason, it should be very logic. Don't create a story of your own, क्योंकि आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। Okay, so I was always curious to know about the things, so that is the reason why I asked you, sir. Yeah, that's the reason, because it's a well, maybe it is goes straight to the some river, and then by river people can more, because that's a way people, it is a safer mode of transportation in the earlier days. Okay. Can I do a research on this, sir? Sorry? Can I do a research on this topic, sir? Why not? Why not? You know, when you are in the southern part of India, I can tell you, you can go to Mysore, which is not very far away from here. Go to the Keshava temple. Yes, I've been to Keshava temple, sir. It is the outskirts of the temple of the Mysore city, and I can tell you, it is one of the most beautifully carved temple in Mysore. Oh, okay, sir. And if you see in detail, it gives you complete information. It is dedicated to Vishnu, but it is how the carving on the stones. What are the concept of 5 elements? आप किसी भी हिंदू टेम्पल में जाएगा, there will be a name sign to Vishnu होगा, लेकिन चार अगर शॉर्ट कभी sign होंगे. That's the concept of 5 elements, because our body is made up of 5 elements. That is air, water, earth, sky, and fire. Yes, sir. So that is the reason the temple architect has a concept of 5 elements. हम लोग जब बना के गंगा आरती की हुआ तो प्लीज डू, तो people will ask what they are doing. They are worshipping the 5 elements. Okay, sir. So these all are correlated. What I said from the very first day, when you are in this profession or when you are in this stage, try to add some more information of the of the fact. You don't have to go to the season, but add some more information and see differently. Okay, sir. Why we worship Shiva with bell patra? Why we do this? Why we take the feet of the animals when they come to our house? Why we say namaste? What is the significance of stone? What is the significance of swastika? So ये symbolic बात है, फिर religion की बात नहीं है, इसलिए और भी चीजों को more than 5 to 10 तो आपको मिल जाएगी। Yes, sir, absolutely. I'll start doing that, sir, from now. So what is the second question you want to ask me? Sir, coming back to the second question, I wanted to ask you about the Lord Padmanabha Swami temple in Kerala, sir. Mm-hmm. Is it true that the door only be opened by chanting Garuda Purana? So is it true, sir? One thing is that so far that temple is concerned, it has lots of history and lots of stories behind it. Lots of stories. And you might have seen in the 4 or 5 years what other things happening over there.
But even though the thing is that, because let me tell you one thing. You have visited to Meenakshi temple? Meenakshi, yes, Madurai, sir. Okay, Madurai. Now tell me, it's a very interesting temple. There has a story behind it. अगर आप मीनाक्षी टेम्पल पे जाइए, हर एक शाम को वहाँ पे एक आरती होती है, और आरती के बाद जो है वो शिवलिंग को, बिकॉज दैट इज शिवलिंग इट कैन मूव, और वो क्या है, शिवलिंग को जो है एक पैलेंक्विन, एक जो है पालकी में बैठाते हैं और मंदिर के चारों तरफ घुमा के और वो पूजा पाठ करते हैं, और फिर पार्वती का जो कमरा है वहां तक वो ले जाते हैं। तो रोज वो ले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पूजा वहां पर करते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये अपनी करते हैं। So then I keep on reading the history. Then I came across a very interesting story. I don't know if it's real or not. लेकिन स्टोरी ये है कि शिव जी जो है इन बार की जो भी हो अपना जो है कार्तिक के बाद जब वो पार्वती के कमरे के सामने मतलब इंटर करते हैं, तो एक हमने देखा पुजारी ने कागज में कुछ रखा। तो हम कहे कि ये क्या है, हमने पुजारी से पूछा कि ये है क्या, तो उन्होंने कहा कि इसमें हिसाब किताब है। तो हम कहा कि हिसाब किताब क्या है, चलिए तो हम तो अपनी हिस्ट्री में पढ़ने लगे, तो हमको पता ये हम उसमें ये पढ़े कि शिव जी डेली जो है एक कागज में हिसाब लिख के देते कि उनकी पर डे इनकम क्या हुआ। आप पूछेंगे शिव जी का इनकम क्या है, जब मंदिर में जितनी चढ़ावा होती है तो वो जो है वहाँ पे एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो कागज में लिख के शिव जी ले जाते हैं पार्वती जी के कमरे में, देखने से पहले वो अपना पूरा अपना हिसाब किताब देते हैं। और उस हिस्ट्री में हमने ये भी पढ़ा कि उसमें एक मार्क है, अगर शिव जी अगर उस मार्क के नीचे अगर एक दिन कमाल होगी तो पार्वती जी शिव जी को अपने कमरे में प्रवेश करने नहीं देती। तो हम ये सोचे कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक क्या ये था कि देखिए ये पैसा कलेक्ट कर सकता है, पुजारी लोग करते हैं। तो उस समय उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम एक लैंडमार्क बना दें, इस लैंडमार्क के नीचे पैसा अगर शिव जी नहीं जाएंगे तो पुजारी उसमें कुछ चोरी नहीं करेंगे। होता था तो वो करता था कुछ पैसे रख ले, तो उनका वो मेंटेन रखना पड़ेगा कि इतना पैसा आएगा तभी शिव जी जो है पार्वती जी के कमरे में जा सकते हैं। यस सर। सिमिलरली आप जिस टेम्पल की बात करें केरल में, वहां पे भी एक ऐसे मिथ और ऐसे स्टोरी, so there is no logic as such कि why we do this and that. Some of the places when they do, they have some historical background behind that why they do it and all. Even अगर आप केरल में जाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इतने मेल्स हैं या उनको शर्ट उतार के लाना पड़ता है। आप शर्ट पहन के केरल में किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते मेल के लिए। तो इसका ये रीजन है कि पहले जमाने में जो मंदिर होते थे उसमें राजा बैठे रहते थे, क्योंकि वही तो मंदिर बनाते थे। तो राजा क्या करते थे, राजा को हमेशा अपने लोगों से बड़ी डर लगा रखा था कि कौन जाने कौन भीतर कल कोई वेपन ले आए मेरे ऊपर आक्रमण करे। तो वो शर्ट उतार के आते थे ताकि ये पता लग जाए कि ये कोई वेपन अपने साथ नहीं ले आया जो कि हमको अटैक करे। लेकिन वो एक कल्चर बन गया कि whenever you go to any temple in Kerala, you have to take up your shirt. Yes, sir. I've noticed this, sir. Even in Guruvayur, everywhere, yes, sir. Yeah, so that is the reason. Because just the king, the ruler has made this law just for their own protection, because people can hide any weapons inside their shirt and they can attack him. Therefore, to make him himself protecting from the people, so that make the law that whenever you come in, you have to take off your shirt so that they don't, and he can see if anyone is carrying the weapon. That was the reason. Something religious thing might be the reason behind this. I don't know. This was the reason. They have correlated with the religion. अगर हम एक स्टोरी बना दे और कल हम आपको लागू कर दे कि ओके tomorrow everyone has to do this, then you will say why I will do it. That's a human nature. But if I associate it with the religion, तो आप कहेंगे ओके यार भगवान तो नाराज हो जाएंगे, let's do it. So that nobody will question it. To the religion to make people more acceptable, and people will follow what the ruler or what the management is saying, and also nobody would question it. That's good. That's a good. Anyone other want to any question? So I also have one more question, sir, which is very I'm very curious about. Go ahead.
about Mount Kailash, sir. About Mount Kailash, sir. yeah. What's the real secrecy behind it, sir? Like, how does anyone not able to climb it, sir? I mean, trek Mount Kailash. No, you can track because nowadays from India and China we have an agreement, and once in a year going to Kailash. Yes, but they go till Manasarovar, but they are not able to climb it because every time people try to climb or trek the mountain, it always changes its circumstances. That is what I have heard. Yeah, it is true. Even if you go to any mountain region, and अगर आप ये माउंट एवरेस्ट के जो एडवेंचरस है, हमारी किताब है बहुत अच्छा है, द रियल स्टोरी ऑफ द क्लाइंबिंग टू द माउंट एवरेस्ट, आपको ऐसे ऐसे स्टोरी मिलेंगे कि दे आर हाइकिंग टू द माउंट एवरेस्ट, और एक समय ऐसे सिचुएशन था, मतलब आया था कि देयर वाज अ इटालियन कपल, उसमें से एक को अपना लाइफ गंवाना पड़ेगा. नाउ इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, हु विल सैक्रिफाइस द लाइफ, द वाइफ और द हस्बैंड, और दे वर इन अ रोप, दे वर होल्डिंग द रोप एंड दे वर मूविंग. एंड अगर आप उस स्टोरी किताब को पढ़ेगा, और हस्बैंड डिसीजन लेने से पहले वाइफ जो है नाइफ रहता है, वो नाइफ से रोप को काट के एंड होता है. Okay. So these are the places which is very challenging. Every moment with the weather changes. और दूसरी चीज है कि बीइंग इट इज इन ए चाइना काउंटर पार्ट, इसीलिए वहां का जो है टूरिज्म उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं किया जन कंपेयर टू नेपाल. वहां पर जाने के लिए लोग दे कांट गो फ्रॉम नेपाल, दे हैव टू गो फ्रॉम द सीधा साइड, बट ये जो बेस कैंप है वहां से शुरू होता है. So obviously climbing to the mountain is not so easy, depend upon the weather, depend upon the circumstances and other things. Okay, sir. Good. Yes, sir. Thank you so much, sir. You're welcome. Next, please. Anybody? I can see Payal, I can see Purvi, I can see others. आई थिंक यहाँ पायल बात करेंगे आपसे. पायल हो यहाँ, पायल बात करो बेटा, रिप्लाई करो पायल. यही होता है, सब ज्वाइन करके छोड़ देते हैं. पायल, पूर्वी. यस सर. हाँ जी बच्चा, तो क्वेश्चन मन में आ रहा हो टूरिज्म से रिलेटेड. चलो मैंने ही एक क्वेश्चन पूछा कि अगर सर से भी पूछा कि अगर टूरिज्म को, अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहें या टूरिज्म को बढ़ाना चाहें और भी ब्रॉड करना चाहें इस चीज को, तो किन किन रिसोर्सेज पे वर्क करना होगा मुझे? देखिए, अगर आप टूरिज्म इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिसी जो है टूरिज्म बहुत करने दीजिए पूर्वी को. हम बोले कि पूर्वी के लिए वेट करें. हाँ प्लीज पूर्वी को, मतलब मैं सोच रहा हूँ पूर्वी भी कुछ बोले इस पे. अच्छा. ओके पूर्वी, आप तो आंसर करेंगे ही, मुझे पता है. बुलवाने का एक तरीका खोज रहा हूँ. ओके, दैट्स गुड. पूर्वी सर, हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने जगह है जो कि लोग जानते हैं, यहाँ के लोग, आसपास के लोग जानते हैं उसके बारे में, बट ज्यादा उस पे टूरिज्म पे काम नहीं होता है. जैसे हमारे साइड एक पहाड़ है, वो मंदार पर्वत उसे कहा जाता है. वो कहानी है ना, समुद्र मंथन वाली कहानी, उस पे वो पर्वत, इसी पर्वत का यूज किया गया था. तो लोग कहानी में जानते हैं कि ये पर्वत है, एक पर्वत से ये किया गया है. समुद्र मंथन एकदम आराम से, बहुत ही रिलैक्स होकर बात करो, और जो भी मन में आ रहा हो, जो क्वेश्चन जैसे आपको ये समझ में आ रहा है मंथन से रिलेटेड या पर्वत, बेझिझक पूछो. सर और मैं बस आपको सुनने के लिए ही सोच रहे हैं, बस आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं. यस सर. तो
लोग कहानियों में तो जानते हैं कि ये पर्वत है, कहानी है समुद्र मंथन की, लेकिन उस पर्वत में बहुत कुछ ऐसा भी है कि लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है। बस जो आसपास के लोग हैं उन्हें पता है। तो इस तरह बहुत सारी साइट है और बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह हैं जो लोगों को नहीं पता है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा उस पर काम करना चाहिए, थोड़ा हमें भी उसका जर्नल बना के जैसे अभी यूट्यूब सब पे बहुत होता है ना, वीडियो सब डलाता है जिससे लोग जानते हैं उस प्लेस के बारे में और अट्रैक्ट होते हैं। वो बहुत सारे प्लेस की ऐसे प्लेस में बहुत सारे लोगों का नहीं जानना होता है, तो उन्हें जानने के लिए कुछ करने की जरूरत है हमें। आप क्या करना चाहते हैं? आप उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आप उस जगह को रिसर्च करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? अगर आपको पता है कि ऐसी ऐसी जगह है क्योंकि अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ, तो उसमें आप क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू प्रमोट दैट प्लेस? यस सर। जब भी आप तुम इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब जानना चाहते हैं। ओके, लेट्स टेल यू वन थिंग। पूर्वी जब भी आप किसी भी डेस्टिनेशन को प्रमोट करेंगे, सबसे पहले आप उसको कैटेगराइज करेंगे, ये कल्चरल है कि हेरिटेज है कि क्या। ठीक है, अगर वो हेरिटेज है तो सबसे पहले आपको उस एरिया के ऑथेंटिक स्टोरी होनी चाहिए, उसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जब भी आज के डेट में इंडिया में किसी भी हेरिटेज साइट का जब वो डेवलपमेंट होता है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये जो टीम है उसके पीछे रिसर्च करते हैं। स्टोरी तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक ऑथेंटिक स्टोरी होनी चाहिए। आज आपने किसी को एक स्टोरी सुनाया और वो अगर कोई और एक स्टोरी पढ़ के आया और इट विल बी कंफ्यूजिंग, तो इट शुड बी फर्स्ट एंड ऑथेंटिक स्टोरी। सेकेंड थिंग दैट इस हेरिटेज टूर को आपको एक नाम देना पड़ेगा। That's a marketing concept. जब आप उसको एक नाम देंगे, then after you will see the logistically कि वहां पे हम कैसे पहुंच पाएंगे। क्या हम वहां पे हाइकिंग करके जा सकते हैं, या हमको मोटर व्हीकल लेना पड़ेगा, या हम कोई ट्रेन ले सकते हैं। तो you have to see the transportation। फिर उसके बाद अगर आप एक दिन में इस कैन बी एक्सकर्शन टूर, जैसे हम दिन सुबह निकले, दिन भर वहां पे विजिट की और शाम को चले आए, तब तो ठीक है। और यदि आपको ओवरनाइट स्टे करना पड़ेगा, देन यू हैव टू सी कि वहां पे एकोमोडेशन क्या है। हम जो है किसी को ले जाएंगे, अगर एकोमोडेशन है तो वो प्रॉपर्टी कितनी बड़े है। अगर मेरे पास अगर 10 लोग हों और 10 लोग में अगर सबको सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए तो एटलीस्ट 11-12 रूम होनी चाहिए। तो ये सब चीज जो है आपको उसमें ये चीज देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करेगा कि आपकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। क्या उस मॉन्यूमेंट में विजिट करने के लिए कोई एंट्रेंस पैसे हैं, मतलब ये टिकट खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको जब हम इसे मार्केटिंग कराएंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर आपको उसमें देखेंगे सिक्योरिटी क्या है। अगर वहां पे अगर कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसे चैलेंजिंग एरिया पे जब टूरिस्ट जाते हैं, अगर कोई वहां पे स्लिप कर गया फॉर इंस्टेंट, तो उसको आप वहां से कैसे इवैक्यूएट करेंगे, उसको कैसे वहां से मूव करेंगे। तो ये सब चीज आप जब करेंगे, कॉस्टिंग देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा, एकोमोडेशंस देखने पड़ेंगे, सेफ्टी देखना पड़ेगा। ये सब चीज जब आप किसी हेरिटेज डेस्टिनेशन को जब प्रमोट करते हैं, ये सब कंसिडर करते हुए तब जाके वो एक जो है डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन भी था। हाँ सर, हिंदू धर्म में हम जानते हैं क्या मरने के बाद बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में बॉडी को दफनाया जाता है। ये हिंदू धर्म में ये क्यों अलग होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? Anyway, it's a very good question. I will love to know it. देखिए, एक चीज है कि मरने के बाद जो शरीर को जलाया जाता है, ये हिंदू धर्म में है, बुद्धिज्म में है, सिखिज्म में है, जैनिज्म में। पारसी जो है वो जलाते नहीं है, वो क्या करते हैं, दे हैव
वो पहले तो वो क्या करते थे, अपने रूफ टॉप में रख देते थे, बोलते थे क्योंकि अब मुंबई में जानते हैं बहुत ही फेमस है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वो उनको दफना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको क्यों जलाते हैं। और इसमें मैं एक चीज बता दूं कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि किसी भी डेड बॉडी को सनसेट के बाद क्रीमेट नहीं किया जाता। लेकिन काशी एक ऐसा शहर है जहां पे क्रीमेशन हमेशा 24 आवर्स होता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि काशी जो है ये शहर है, शिव जी का शहर है। और हमारी हिंदू मान्यता में शिव जो है हमारे ट्रिनिटी में सबसे पावरफुल गॉड है, एंड ही इज द क्रिएटर एज वेल एज डिस्ट्रॉयर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। Therefore, Varanasi is the only city where the cremation goes for around the clock for 24 hours. अब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्रीमेट नहीं किया जाता। सबको नहीं क्रीमेट करते। 4 व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रीमेट नहीं किया जाता। सबसे पहले क्या है? साधु। जब उनकी मृत्यु होती है उनको कभी क्रीमेट नहीं, उनको जल समाधि दी जाती है। वो आप हरिद्वार में जाएंगे, कंखल जहाँ पे गंगा जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, आप उनके बॉटम पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी है। तो वहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे कि जब भी कोई साधु की मृत्यु होती है तो उनको क्या है ना, सीटिंग पोस्चर में बैठा दिया जाता है और यहाँ पे इस तरह से लकड़ी का टेक लगा दिया जाता है। एंड देन मेक ए वुडन कॉफिन। उस बॉडी को उस कॉफिन के अंदर रखा जाता है। उनमें वो कमंडल, रुद्राक्ष और 1 हफ्ते का भोजन और उनके बिलोंगिंग जो भी उसको रख के और पानी में जाके वो जल समाधि देते हैं। तो साधु जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी कभी भी क्रीमेशन नहीं होता। दूसरा है एक प्रेग्नेंट लेडी। अगर एक लेडी अपने बच्चे को डिलीवरी के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो है कभी भी क्रीमेशन नहीं होता, उसको पानी में बहा दिया जाता है। कहा जाता है कि उस जो माँ है, माँ की तो मृत्यु हो गई जैसे किसी भी कारण से हो, लेकिन उसके जो वूम में जो बच्चा है उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो उनको नहीं जलाया जाता, उनको जो है जल समाधि दिया जाता। यदि कोई बच्चा 12 साल के नीचे की उम्र में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको भी क्रीमेट नहीं किया जाता, उसको जल समाधि दी जाती है। और हमारे ऐसे कहा गया है कि यदि किसी को सांप काटने पे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी नहीं जलाया जाता, उसको भी जल समाधि दी जाती है। अब ये सवाल होता है कि हम क्रीमेट क्यों करते हैं? उसके पीछे ये है कि जब भी क्रीमेशन घाट पे ले जाते हैं तो वहां पे बॉडी हमारे शरीर के 5 एलिमेंट से बना हुआ, जो अभी हम डिस्कशन करें, दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो जब भी डेड बॉडी की क्रीमेशन होता है तो वो बॉडी जो है 5 एलिमेंट में जाकर मिल जाता है। आप पूछिएगा कैसे? जब डेड बॉडी को जलाया जाता है तो ऑब्वियसली इट इज स्मोक, लकड़ियों पे जलाया जाता है। स्मोक जो क्रिएट होता है इस डेड बॉडी को क्रिएट करने से, वो स्मोक फॉर्म्स एंड इट गोज टू द एयर। और ये स्मोक और वाटर वेपर से क्या होता है? क्लाउड फॉर्म होता है। ये क्लाउड क्या होता है? वो बारिश ले आती है। When the rain comes, it is just of the cloud. तो जब क्रीमेशन होता है ये स्मोक के फॉर्म में वो जो है सोल इट गोज टू दी, जो हमारे रीजन बताया गया, इट्स इन अ फॉर्म ऑफ ए स्मोक, इट कम्स इनटू ए क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? वो रेन ले आता है। जब वो रेन ले आता है ऑब्वियसली इट द वाटर्स फॉल ऑन द प्लांट्स एंड द ट्रीज। जब वो प्लांट एंड ट्रीज में जो पानी रेन के रूप में आता है, उस प्लांट और ट्रीज में क्या आता है? फल आते हैं या सब्जियां आती हैं। उन फल और सब्जी को हम लोग कंज्यूम करते हैं। यही फल और सब्जियां जो हम लोग खाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी से जो है एक माँ के वूम में एक न्यू वो आता है, जनरेशन आता है, न्यू लाइफ आता है, और जो कि वो बच्चे को जन्म देती है। तो इट इज ए कंप्लीट लाइफ साइकिल, इट गोज ऑन। तो हम क्या है 5 एलिमेंट में जाके मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे हिंदू मान्यता में ये कहा जाता है कि whenever someone die we cremate, because it is not that we are cremating or where it's content, but the body is going to mix with the 5 elements. So that's the purpose that we
information according to the Hindus. थैंक यू सर। Okay? समझ में। Any other question? Come on with the good questions. आपके दिमाग में कुछ भी हो, make it open, because आप जब actually India is a country, it's a unity in diversity. हमारे यहाँ पे इतने अधिक रिलीजन है, इतने अधिक कल्चर है, और सब में हम लोग क्या है, पीपल दे आस्क मी व्हाट इज हिंदुइज्म। आपने कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज एन हिंदुइज्म? एक सिंपल लैंग्वेज में। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज हिंदुइज्म? हिंदुइज्म तो कुछ है ही नहीं, ये तो सनातन धर्म है। हिंदुइज्म तो ये हिंदू। यस, बट व्हाट इज सनातन धर्म? पर्वत के वजह से नाम पड़ा हिंदुइज्म। ओके, देखिए हिंदू जो वर्ड है ये तो इंडस रिवर से कारण ये हिंदू वर्ड ओरिजिनेट हुआ। आर्यन जब आए, व्हेन दे क्रॉस ओवर द इंडस रिवर, दे गेव द हिंदू वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडस रिवर। लेकिन ये हिंदुइज्म जो है, इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ ड्यूटी। आपके कर्तव्य है, एवरीवन हैज देयर ओन ड्यूटी, एंड व्हेन यू फॉलो अ सर्टेन ड्यूटी इन योर लाइफ, यू बिकम ए हिंदू। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छा कहा, आज हम बहुत रिलीजन के भीतर आपस में डिस्कशन करते हैं, ये है वो है, तो विवेकानंद, अगर आप कंप्लीट वर्क को विवेकानंद पढ़िएगा, तो विवेकानंद ने कहा कि हिंदुइज्म इज ए बुके ऑफ फ्लावर, ये फूलों का गुच्छा है, एंड इट इज टाइड विथ स्ट्रिंग ऑफ ऑल द रिलीजन। जितने रिलीजन है उस धागे से इसको बांधा गया है। So it is an amalgam of all the religion which comes together is a Hindu. Therefore, whenever you talk about any religion, first and the most important thing is that one should not be a bias. क्योंकि हम जब कि रिलीजन को डिस्कशन करते हैं तो हम इतने बायस हो जाते हैं ये प्रूव करने के लिए मेरा रिलीजन बहुत स्ट्रांग है। इट इज नॉट, ऑल रिलीजन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उसकी अपनी स्टोरी है, अपनी हिस्ट्री, उनकी अपनी मान्यता है, और दे ऑल आर इक्वल। Therefore, we have to treat them everyone as equal. So it is a nutshell. You can talk in Hinduism in days and days and days. But अगर nutshell में अगर आप कहो, आज अगर हम विवेकानंद को कोट करें, तो Hinduism is a bouquet of flower with a tied with a string of all the religion. तो इससे ये होता है कि हम सभी धर्म एक साथ हैं। हम जो आज हम विभाजन करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, Jains, Buddhists, it's all we are doing for our own interest. But practically, I can tell you, we all are one. It depends upon कि आप जिस धर्म के हैं, तो आप भगवान को अपने धर्म के हिसाब से नाम से बुलाते हैं, अल्लाह, जीसस या कोई और, लेकिन God is one. So that is where we have to present yourself कि how clear concept we have about our own religion. The first and most important thing is don't be a bias, be open, and then you discuss and you will learn and people will appreciate it. Okay? Some other? Come on. अच्छा, हम जो अभी तक आप लोग को अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किए हैं, आपको किसी को ऐसा चीज लगता है कि जो हम इसमें कुछ और एड ऑन करें, इट विल मेक मोर इंटरेस्टिंग टू यू? एनीवन? एनी सजेशन? एनी? यस प्लीज। हमें भी साथ में टूर पे टूर के लिए देखिए ऐसा है कि हम अभी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी टूरिज्म इंडस्ट्री तो बहुत अधिक मतलब चल, इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आते हैं, अभी आ रहे हैं। हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, हमारे कंपनी में एक पॉलिसी है कि साल में हम किसी एक या दो लोग को अपने साथ राइड लॉन्ग करवा सकते हैं। राइड लॉन्ग मतलब कि हम जहां जहां जाते हैं उनको हम अपने साथ ले जा सकते हैं, उनको एक तरह से ट्रेनिंग देने के। किसी एक जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने कभी इस तरह से नहीं किया, वो हम अपने से नहीं करते, वो कंपनी की पॉलिसी। कंपनी जब कहती है कि यस यू कैन सिलेक्ट वन फॉर ए राइड लॉन्ग,
तो उस पीरियड में ऑब्वियसली इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी तो हम आप लोग से किसी को भी आई विल लाइक टू टेक यू राइट नाउ, आपको दिखा सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ट्रैवलिंग, कितनी हम लोग की क्रिएटिविटी होती है, कितनी नए नए आइडियाज हम लोग डेली हम लोग नए नए आइडियाज ले आते हैं। और हमने जब हम 22 और 23 दिन ट्रैवल करते हैं तो उनको नया नया चीज सिखाते हैं, नए नए। तो जब भी हम अपने वेस्टर्नर के साथ बात करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं दे आर द लेमैन, उनको हमारे कल्चर हमारे रिलीजन इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो उनको बड़ी बेसिक चीज से बताना पड़ता है। और जब भी हम लोग बताते तो हम लोग बड़े उसको इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में बताते हैं ताकि उसको बोरिंग ना। और हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे विजिटिंग प्रोफेसर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज से, वो भी अलग अलग टॉपिक पे लेक्चर देते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो लेट द टूरिज्म स्टार्ट, होपफुली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग की वीजा देना शुरू करेंगे। अगर वीजा देंगे तो ऑब्वियसली टूरिस्ट विल कम। लेट्स होप कि यूक्रेन और रशिया बहुत लंबे वॉर में न बदल जाए, बहुत जल्दी अगर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री इतने सेंसिटिव है कि वर्ल्ड में किसी भी जगह पे अगर थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो सबसे पहले उसको अफेक्ट करता है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। क्योंकि आपको अगर आप देखिएगा रशिया के ऊपर से नो फ्लाइंग जोन, तो आप उस एरिया पे कोई फ्लाइट जा ही नहीं सकता क्योंकि जस्ट फॉर द वॉर। तो ये सब चीज है, अगर ये सब चीज एवरीथिंग गोज वेल तो होपफुली ये 2022 में टूरिज्म चलेगा। देन आई विल अगर कंपनी कहती है कि यस यू कैन हैव समवन एज ए राइड लॉन्ग, तो ऑब्वियसली आई कैन टेक यू फॉर दैट। Yes, yes, we would love to learn from you. Sorry? We would love to learn from you. तो you're most welcome। और दूसरी चीज है कि आप लोग कुछ अपने से छोटे छोटे टूर आप सोचिए कि यार आपके आसपास कहीं पे भी हम नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर हम डेवलप करेंगे तो उसका कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, मेक स्मॉल जर्नल। और आप अपने ऐसे डेस्टिनेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या मैनी टूर ऑपरेटर को आप अपने इस डेस्टिनेशन को यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। आप उनको कहिए कि हमने ऐसे ऐसे आइटिनरी बनाया, ऐसे उनके सामने प्रेजेंट किया जाए, यू कैन एंड दे विल पे फॉर दैट। तो हमने जैसे बताया आप जब बनाएंगे तो यू हैव टू थिंक ओवर ऑल दिस ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिकली कैसे होगा, एकोमोडेशंस क्या होंगे, इंटरेस्ट कॉस्टिंग क्या होगा, सब कुछ करके। और अगर आप उसमें कुछ वीडियोस ऐड अप करके मेक ए प्रेजेंटेशन टू एनी ट्रैवल कंपनी से कि हमने इसको डेस्टिनेशन ये हमने प्रमोट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा यू कैन आप स्टडी भी करते रहेंगे। आजकल जो ब्लॉग राइटिंग है, ब्लॉग क्या करते हैं, वो ट्रैवलर्स होते हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन उनके पैसे नहीं होते हैं, तो दे राइट ए ब्लॉग। ब्लॉग से क्या होता है, पहले उनका ब्लॉग लिखना शुरू करते, जब वो ब्लॉग बिकम पॉपुलर देन दे गेट ए स्पॉन्सर। और स्पॉन्सर से वो पैसा, हम कुछ लोग को ऐसे भी जानते हैं वो ब्लॉग लिखते लिखते जब उनका ब्लॉग बहुत पॉपुलर हुआ दे गेट ए स्पॉन्सर्ड आउट ऑफ देयर ब्लॉग, दे मेक सम मनी और उस पैसे से वो ट्रैवल करते। तो इफ यू मेक दोज हैबिट फ्रॉम द डे वन then obviously days are not far away जब आप इस इंडस्ट्री में बहुत काम, इस इंडिया में बहुत टूरिज्म की बहुत पोटेंशियल है और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि अभी तक हम लोग प्रॉपर वे में उसको एक्सप्लोर नहीं किए। अगर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो टूरिज्म फ्लो बढ़ ही जाएगा, बढ़ रहा है ऐसा नो डाउट। ये अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण थोड़ा सा सेटबैक हुआ, अदरवाइज अगर आप देखिए जब हम टूरिज्म इंडिया में इंडियन टूरिज्म ट्रेंड पर आएंगे, जो हमारे टूरिस्ट पॉलिसी 2002 का था, उसके बाद तो इंडिया का टूरिज्म तो एकदम बूम किया, इनक्रेडिबल इंडिया। और आज के डेट में उसी पॉलिसी के कारण टूरिज्म जो है वो आएगा। आई विल लव टू डू दैट वन, लेट्स दिस टूरिज्म स्टार्ट। अगर कंपनी परमिट करती है तो आई विल टेक सम ऑफ यू वन बाय वन। हमको साल में 2 ही बार अलाउ करते हैं, तो आई विल टेक यू अलोंग एंड can see those places, very interesting, very आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इन्वायरमेंट। इतना मजा आता है कि जब आप अपने ग्रुप के साथ 24-25 लोग होते हैं और वो जानते क्या करते हैं, वो पूछते हैं, अगर उनका कोई सवाल होगा तो हम उनको कहते हैं कि अगर तुम लोग का कोई भी सवाल है, जैसे आप लोग के तरह हमने ओपन हाउस रखा, तो उनको हम कहते हैं अगर कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हो। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, जब हम लोग लंच या डिनर में बैठते हैं ना, तो हमसे अगर पूछते तुम कहाँ बैठोगे, तो हम कहते हैं हम उस कुर्सी में, तो हम कहते कहीं भी बैठ जाएंगे।
तो वो क्या करता है बंदा, वो अपने लिए तो टेबल बुक कर लेता, वो अब बगल वाला सीट मेरे लिए है, वहां पे अपने लिए नैपकिन रख देता ताकि कोई वहां पे ना बैठे, और हमको कहता है देखो मैंने तेरे लिए जगह रख दिया। तो हम अपना खाना लेके जब बैठते हैं और उसके बाद उसी क्वेश्चन फायरिंग शुरू होता है, एक के बाद एक। और कभी कभी आते क्या, वो तो अपना लंच या डिनर खत्म कर लेता, लेकिन हम स्टार्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि हमको लेकिन हमको इतना मजा आता है उसमें हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद और वो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, वो आने से पहले बहुत होमवर्क करते हैं और हमारे कल्चर रिलीजन के बारे में पढ़ते भी हैं। उनको बेसिक समझ में नहीं आता लेकिन वो उनके पास नॉलेज होता है। यदि आप कहेंगे हमारा एपिक रामायण एंड महाभारत है, देखा गया, यस आई नो दैट, ठीक है, उनके स्टोरी को बहुत अधिक डिटेल में ना जाने, लेकिन दे हैव हर्ड द वर्ड रामायण एंड महाभारत। तो ये सब चीजें हम उनके डिस्कशन करते हैं एंड दे सेड ओह वाओ यार, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आई हैव लर्न। तो इससे मजा आता है ना, आप जब अपनी चीजों को 24-25 लोग के बीच में आप अकेले होते हैं, यू आर ए लीडर, यू आर ए टीचर, यू आर ए टूर डायरेक्टर, आप सब कुछ अब जैसे चाहेंगे आइटनरी बना होता है, तो यू कोऑर्डिनेट, यू डू एवरीथिंग, तो यू आर द सोल इंचार्ज ऑफ द ग्रुप फॉर 22 और 23 डेज। तो टूर कंपनी तो हमको अपना ग्रुप दे देता है, फिर देन आफ्टर वो ये नहीं देखने आता है कि हम उसको कैसे हैंडल करें। उनका ये है कि एंड ऑफ द डे जब वो ट्रैवलर अपने कंट्री में जाए, जब वो इवैल्यूएशन लिखे आपके बारे में, वो लिखे कि इट वाज एन एक्सीलेंट टूर। क्योंकि टूर कंपनी ये सोचती है कि कोई भी ट्रैवलर अगर हमारे टूर को लेके किसी भी कंट्री में गया हो, अगर वो इवैल्यूएशन उसको एक्सीलेंट लिखता है या लिखती है, इसका मतलब वो फिर मेरे कंपनी में आएगा और हमारे से टूर लेगा किसी दूसरे कंट्री में जाकर। तो उनकी फोकस होती है कि मेक इट एडवेंचरस, मेक इट मेमोरेबल, and they come and they do it. Or sometimes so even I've seen at the airport when I go at the time of departure, वेस्टर्नर्स इमोशनल बहुत कम होते हैं, लेकिन आई समटाइम्स सी कि वो रोते हैं बिकॉज वी आर नाउ गोइंग अवे। वो जो ग्रुप है वो एक फैमिली की तरह हो जाता है एंड एवरीवन गोस टू देयर ओन डेस्टिनेशन एंड दे वीप, दे सेड ओह इट वाज लवली दैट वी स्पेंड अ टाइम टुगेदर, नाउ वी हैव टू गो बैक होम। तो ये सब चीज है। ये देखिए, कोई भी काम आप जब कर रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आइए, चाहे आप फैकल्टी मेंबर्स एज ए टीचर बनी, व्हेन यू हैव ए पैशन ऑफ योर वर्क, वो पैशन आपके काम में झलकेगा। और जब आपके काम में झलकेगा, लोग पीपल विल अप्रिशिएट, दे विल से वाह यार क्या। आप देखते ना, कुछ लोग लेक्चर देते हैं या किसी का आप सुनते हैं तो यू सुनो वाह कितना मजा आ रहा है, कुछ लोग बोरिंग, कम ऑन मैन स्टॉप इट, आई वांट टू गो। तो ये आप तभी होगा जब आपके भीतर वो पैशन होगा, पैशन होगा तो रिफ्लेक्ट होगा, लोग अप्रिशिएट। तो यू शुड हैव अ पैशन फॉर योर वर्क। एनी अदर क्वेश्चन? Any suggestion? You want to? Any new destination? अच्छा, हमने कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे यहाँ के जो इतने स्टोरीज हैं, रोमांटिक स्टोरीज, उसके छोटे छोटे अब स्टोरीज, देयर आर 7 स्टोरीज आउट ऑफ इट। तो एनी ऑफ यू हैज मेड दैट स्मॉल स्टोरीज, हैज रिटन, मेक इट ए स्मॉल। आप किसी जर्नल में और किसी पब्लिकेशन में पब्लिश कीजिए, दे गिव्स यू अमाउंट ऑफ मनी, आई कैन टेल यू। जैसे हमारे ढोला मारू राजस्थान में है, हीर रांझा पंजाब में है, इस तरह बंगाल में भी है, केरल में भी है। So there are 7 or 8 small stories, the love stories. They are very interesting. Short में लिखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रूप में लिखिए and publish it. किसी ट्रैवल जर्नल में लिखिए या किसी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कॉलम है ट्रैवल एंड लेजर, एंड दे इनवाइट सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स। लिखने का आर्डर डालिए, देखिएगा आप जो है आपको अपने काम के लिए कुछ करना चाहिए, यू गेट अ मार्केट ऑफ योर ओन। लोग कहेंगे यार क्या बनना है, क्या लिखा। Try to make small money out of it. वो छोटे छोटे पैसे आप उसको लेके ट्रैवल कर सकते हो। Make a life more adventurous. More you make it adventurous, more you learn it. खास करके ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप वॉयजेस सी पसंद करते हैं, गो टू दी बिग शिप क्रूज, उसका लाइफ का अलग चार्म। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, देन यू स्टे ऑन द लैंड। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, और दिस इज ओनली प्रोफेशन यू डोंट पे ए सिंगल पेनी आउट ऑफ, अपनी जेब से आप एक पैसा खर्च नहीं करते, एंड यू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड।
आप इनबाउंड करिए या आउटबाउंड करिए, यू मेक्स गुड मनी, यू मेक्स इज ए वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। आप जब किसी होटल पे जब एंट्री करेंगे ग्रुप लेके, होटल का जनरल मैनेजर आता है और आपको वेलकम करता है। कैन यू इमेजिन? वो जनरल मैनेजर जिस होटल का सब कुछ होता है और वो आता है क्योंकि यू हैव ब्रॉट ए बिग ग्रुप विद यू, और वो आके हम लोग से इसलिए मिलता है कि वांट टू मेक श्योर कि सब कुछ ठीक हो। कभी कभी कुछ जनरल मैनेजर ऐसे देखते हैं, हम लोग जब चेकिंग करते हैं तो वो खड़े रहते हैं, ये देखते हैं कि किस ग्रुप को कौन सा कमरा दिया गया, अच्छा है कि नहीं। ही वांट टू गिव यू द बेस्ट सर्विस, क्योंकि वो जो क्लाइंट जब वो जाएगा, जब वो इवेल्युएट करेगा और उस होटल को जब वो देखेगा इट इज 10 out of 10, तो उसको कुछ करना नहीं है, उस होटल की मार्केटिंग तो अपने आप होगा। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इट गिव ए प्रेस्टीज, इट गिव ए मनी, इट गिव्स ए ट्रैवल। अगर आप ट्रैवलर्स हैं, अगर ट्रैवल करना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू कैन ट्रैवल एनीवे। अगर आप इनबाउंड कर रहे हैं तो आउटबाउंड करो तो ऑब्वियसली यू कैन गो आउटसाइड द कंट्री। बहुत सारे कंपनीज इंडियन दे हायर द ट्रिपलेटर्स फॉर द आउटबाउंड्स। और अगर आप अच्छे काम करेंगे तो फॉरेन जो टूर कंपनी है वो आपको एक्सपर्ट के रूप में हायर करेंगे एंड दे कैन ट्रैवल सेंड यू टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनी मोर क्वेश्चन? ठीक, आज के लिए शायद बच्चे भी ज्यादा ज्वाइन नहीं किए हैं और आज बस करना चाहिए, राइट सर? That's not a problem, that's not an issue. It was just interaction. Just I want to know कि आप लोग का कैसा वो हो रहा है and make it। आलोक जी देखिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे राकेश सर भी है, सभी लोग हैं। ये एक मौका देखिए, स्टूडेंट लाइफ, हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ BHU में बिताएं, उसके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ